Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, मैक्सिमा एजुकेशन पॉइंट में आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हम लोग यूपी पेट एग्जाम को लेकर के एक महत्वपूर्ण प्रश्नों की विषय वाइज श्रृंखला चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत आपको प्रतिदिन 10 से 15 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और उन प्रश्नों का जब आप डिस्क्रिप्शन सुनते हैं या डिस्क्रिप्शन को नोट करते हैं तो वहां से आपके 1 से 2 प्रश्न हर क्वेश्चन के साथ जुड़ते हुए चले जाते हैं। तो आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा क्लास को देखें, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें, क्योंकि यह उम्मीद है कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आ रहे हैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस हूबहू वैसे ही परीक्षा में देखने को मिलेंगे जैसे आप यहाँ पास सॉल्व कर रहे हैं। चलिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने यूपी SSC पेट मॉडल पेपर नंबर 3 की। जितने भी लोग अभी तक मॉडल पेपर नंबर 1 और 2 को नहीं देखे, जिसमें प्राथमिक रूप से हिंदी और दूसरे विज्ञान को दिया गया है, तो आप सभी उसमें जाकर के इसी वीडियो के नीचे लिंक में देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न, आज का जो सीजन है, क्लास है करंट अफेयर्स सामान्य जागरूकता को लेकर के है। सबसे महत्वपूर्ण पहले प्रश्न से शुरुआत होगी। हाल ही में किस प्रसिद्ध पत्रकार को 2021 फुकुओका पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ध्यान से प्रश्न को देखना है, प्रश्न क्या कह रहा है। हाल ही में किस प्रसिद्ध पत्रकार को 2021 फुकुओका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। अभिज्ञान प्रकाश, पी साईनाथ, सुरेश चौहान या फिर मेनका दोषी। इन चारों में से सही ऑप्शन का चयन करिए कि सही ऑप्शन क्या होगा। चलिए, हम लोग सही आंसर की तरफ पहुंच रहे हैं। इसका जो सही आंसर है वह है पी साईनाथ। अर्थात आपको याद हो जाना चाहिए कि पी साईनाथ को 2021 फुकुओका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हम लोग देखेंगे कि ये पी साईनाथ क्या हैं या इनका संबंध किससे है। ये जो पी साईनाथ हैं ये पीपल आइकावा ऑफ रूरल इंडिया, ध्यान देना है, ये जो हैं ये पी साईनाथ पीपल ऑफ आइकावा ऑफ रूरल इंडिया के क्या हैं? संस्थापक हैं। इस चीज को भी आप बहुत ही गंभीरता से इस प्रश्न को अर्थात पहले फैक्ट को देखेंगे यहाँ पास कि पीपल आइकावा ऑफ रूरल इंडिया के संस्थापक कौन है? पी साईनाथ हैं। दूसरी बात आप देखेंगे कि यह जो फुकुओका पुरस्कार है, इस पुरस्कार को देने की शुरुआत कब से होती है? तो इस फैक्ट को भी याद रखेंगे, इसकी शुरुआत 1990 से होती है। कहां से होती है? 1990 से। और इस पुरस्कार को कौन देता है? तो इस पुरस्कार को जापान देश प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है? इस पुरस्कार को प्रदान करने वाला जो देश है वह जापान है। बात करेंगे इसके पहले भी क्या ये फुकुओका पुरस्कार दिया गया है? तो हाँ, इसके पहले 2 लोगों का आपको नाम याद रखना है जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया है, जिनमें एक सबसे महत्वपूर्ण नाम जो है हम यहाँ नोट कर दे रहे हैं। आप जानते हैं संगीतकार A.R. रहमान। संगीतकार A.R. रहमान जी को यह पुरस्कार क्या है? दिया गया है। और साथ ही साथ एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है रामचंद्र गुहा। क्या नाम है? इतिहासकार रामचंद्र गुहा। इन दोनों लोगों को भी यह फुकुओका पुरस्कार दिया गया है। तो यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। भारत का पहला गंगा अवलोकन संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। भारत का पहला गंगा अवलोकन संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? 4 ऑप्शन हैं, देवप्रयाग, पटना, हरिद्वार और प्रयागराज। सही उत्तर का चयन करेंगे। आप सभी सही उत्तर का चयन करेंगे। देखिए, इसमें जो सही आंसर है वह हरिद्वार होगा। अर्थात भारत का पहला गंगा अवलोकन संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हरिद्वार में किया गया है। और हरिद्वार में कहाँ किया गया है? तो हरिद्वार के चंडी घाट पर किया गया है। ये प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है कि हरिद्वार की किस जगह पर? तो हरिद्वार के चंडी घाट पर इसका क्या है? उद्घाटन किया गया है। साथ ही साथ आपको एक फैक्ट और याद रखना है कि इसका उद्घाटन किसने किया?
तो इसका उद्घाटन चंडी घाट पर किसने, पीएम प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। दूसरी बात, जब आप इसमें एक फैक्ट और याद करते हैं तो आपको मिलता है कि जल जीवन मिशन के तहत, किसके तहत, जल जीवन मिशन के तहत, देखिए नोट करेंगे, जल जीवन मिशन के तहत, जल जीवन मिशन के तहत पीएम द्वारा, पीएम कौन, माननीय नरेंद्र मोदी के द्वारा रोइंग डाउन द गंगा, देखिए रोइंग डाउन द गंगा नामक एक पुस्तक का भी विमोचन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। तो ये भी प्रश्न आप याद रखेंगे, क्लियर है। तो इन दो प्रश्नों से आपको कम से कम 5 फैक्ट पता चले, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। तो देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। देखिए प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है कि लुहरी जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है। कौन सी परियोजना है, लुहरी जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है। 4 ऑप्शन, चिनाब नदी, झेलम नदी, सिंधु नदी या फिर सतलज नदी। इन 4 में से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए इसका जो सही आंसर होगा वह होगा सतलज नदी। कौन सी नदी, सतलज नदी, अर्थात लुहरी जल विद्युत परियोजना का निर्माण सतलज नदी पर किया जा रहा है। और ये इसके साथ आपको एक फैक्ट और याद रखना है कि सतलज नदी पर कहां किया जा रहा है, तो हिमाचल प्रदेश में किया जा रहा है। कहां किया जा रहा है, हिमाचल प्रदेश में किया जा रहा है। साथ ही साथ आपको ये ध्यान देना है कि इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 6.1 लाख टन, कितना, 6.1 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड जो उत्सर्जन है, या ये कहा जाए कि उसको घटाने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को घटाने के लिए कितना, 6.1 लाख टन मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की घटाने के लिए भी इसका उद्देश्य रखा गया है। 6.1 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड घटाने का उद्देश्य रखा गया है। यह फैक्ट भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ आपको यह फैक्ट भी याद रखना है कि लुहरी जल विद्युत परियोजना की जो समय सीमा है या ये कितने वर्षों की है, तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है कि यह सीमा लगभग 40 वर्षों के लिए की गई है। कितने वर्षों के लिए, 40 वर्षों के लिए। तो इस प्रश्न से आपके 3 फैक्ट याद हुए। सबसे पहले लुहरी जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर, तो सतलज नदी पर। कहां पर, हिमाचल प्रदेश पर। उद्देश्य क्या है, 6.1 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड घटाने का उद्देश्य है। कितने वर्षों तक इसकी मान्यता है या इसका लक्ष्य है, तो 40 वर्षों तक इसका लक्ष्य रखा गया है। चलिए अगला प्रश्न, दुनिया के सबसे ऊंचे पियर ब्रिज का निर्माण भारत में कहां किया जा रहा है। यह फैक्ट भी आपको याद होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। दुनिया के सबसे ऊंचे पियर ब्रिज का निर्माण भारत में कहां किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम या फिर त्रिपुरा। इन सभी में से वह कौन सी जगह है जिस राज्य में इस दुनिया के सबसे ऊंचे पियर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। चलिए आप सही उत्तर का चयन करिए। सही उत्तर इसे बताने का प्रयास करेंगे कि इसमें सही उत्तर क्या हो सकता है। तो देखिए इसमें जो सही आंसर है वह है मणिपुर। क्या है, मणिपुर है, अर्थात दुनिया के सबसे ऊंचे पियर ब्रिज का निर्माण भारत में कहां, मणिपुर में किया जा रहा है। इसके साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि मणिपुर में कहां किया जा रहा है। तो मणिपुर में एक स्थान है नोनी। क्या है, नोनी एक स्थान है। उस स्थान पर एक नदी है, कौन सी, इजाई नदी। कौन सी है, इजाई नदी। यहीं पास इस दुनिया के सबसे ऊंचे पियर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। फैक्ट याद होना चाहिए। तीनों प्रश्न, तीनों इसके फैक्ट कि सबसे ऊंचा पियर ब्रिज का निर्माण कहां हो रहा है, तो भारत में हो रहा है। भारत में कहां हो रहा है, मणिपुर में हो रहा है। मणिपुर में कहां हो रहा है, नोनी नामक स्थान पर। और उस स्थान पर एक नदी है जिसका नाम है इजाई नदी, वहीं पास इसका निर्माण हो रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 कितने वर्ष बाद लागू हो रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। नई शिक्षा नीति 2020 कितने वर्षों के बाद लागू हो रही है। आपके पास ऑप्शन है 30 वर्ष, 34 वर्ष, 38 वर्ष या फिर 40 वर्ष। इन सभी में से सही आंसर का चयन करिए। नई शिक्षा नीति 2000, देखिए इसका जो सही उत्तर है वह है 34 वर्ष। कितना है, 34 वर्ष है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि नई शिक्षा नीति 2020
कितने वर्षों बाद लागू हो रही? तो 34 वर्षों बाद लागू हो रही है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि नई शिक्षा नीति जो 34 वर्षों बाद लागू हो रही है, इसके पहले यह कब लागू हुई थी? तो यह फैक्ट आपको याद होना चाहिए। इसके पहले यह 1986 में लागू हुई थी। कब लागू हुई थी? 1986 में लागू हुई थी। तो ये जो नई शिक्षा नीति 2020 है, अगर हम बात करें कि इसका गठन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसका जो गठन है उसकी अध्यक्षता के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में हुई थी। तो इसका जो गठन है किसका? नई शिक्षा नीति 2020 का जो गठन है वह किसकी अध्यक्षता में? के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में इसका गठन होता है। साथ ही साथ आपको यह पता होना चाहिए कि नई शिक्षा नीति 2020 के गठन के साथ ही ध्यान देना है एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन। क्या नाम है उसका? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। बहुत बड़ा नाम है। क्या नाम है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। ये फैक्ट आपको याद होना चाहिए कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम परिवर्तित करके शिक्षा मंत्रालय कब किया गया? तो आप कहेंगे कि नई शिक्षा नीति 2020 के गठन के साथ ही यह परिवर्तन हो जाता है। साथ ही साथ इसका लक्ष्य रखा गया है कि उच्च शिक्षा में, किसमें? उच्च शिक्षा में जितने पंजीकृत छात्र हैं, लगभग कितने हैं ये फैक्ट भी हम आपको बता देते हैं। 28.3% उच्च शिक्षा में पंजीकृत छात्र हैं और उनकी संख्या को बढ़ा करके कितना किया जाना चाहिए? लगभग 50% किया जाना चाहिए। यही क्या है? नई शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, इसी के साथ हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को। क्या कह रहा है कि बाघों की संख्या के आधार पर राज्यों का बढ़ता क्रम लगाइए, अर्थात सबसे कम बाघ कहाँ हैं, फिर उससे ज्यादा कहाँ हैं, फिर उससे ज्यादा कहाँ हैं। प्रश्न के ऑप्शन को देखेंगे। कर्नाटक, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, इन सभी में बाघों की संख्या का छोटे से बड़ा क्रम लगाना है, बढ़ता हुआ क्रम लगाना है। चलिए, इसका सही उत्तर ऑप्शन से आप लोग नहीं समझ पाएंगे, अर्थात हमें इसमें क्रमानुसार उत्तर को लगाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि दिए गए ये जो 4 राज्य हैं उनमें बाघों की संख्या कितनी है। अगर हम उन राज्यों में बाघों की संख्या का सही अवलोकन कर लेते हैं तो हम बड़े आराम से इसका बढ़ता हुआ क्रम लगा सकते हैं। देखिए, सबसे पहला आपके सामने जो लिखा है कर्नाटक, यहाँ पे कुल बाघों की संख्या 524 है। कितने हैं? 524 है। उत्तराखंड में बाघों की संख्या 442 है। कितने हैं? 442। तीसरा है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में बाघों की संख्या है 319। और लास्ट बचता है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या 526 है। यह फैक्ट आपको याद हो जाना चाहिए। यहाँ से आप ध्यान देंगे कि बढ़ता हुआ क्रम पूछा है तो सबसे पहले अर्थात सबसे कम कहाँ बाघ हैं? महाराष्ट्र में है, तो सबसे पहले हो जाएगा महाराष्ट्र। उसके बाद देखिए 442 हैं, तो इससे क्या होगा? बढ़ता हुआ क्रम यूके हो जाएगा। उससे बढ़ता हुआ क्रम आप देखेंगे तो कर्नाटक हो जाएगा और उससे बढ़ता हुआ क्रम देखेंगे तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। ये फैक्ट याद होना चाहिए। चलिए, अगला प्रश्न। राफेल विमान को भारतीय वायुसेना में किस एयरबेस में शामिल किया गया है? इस बात को आप ध्यान देंगे। काफी दिनों से राफेल विमान चर्चाओं पर था और उसको उतारने से लेकर के महत्वपूर्ण फैक्ट जो प्रश्न के अंतर्गत बन सकता है उसको हमने यहाँ पे देखने का प्रयास किया है कि राफेल विमान को भारतीय वायुसेना में किस एयरबेस में शामिल किया गया है। आपके पास ऑप्शन है अंबाला एयरबेस, गाजियाबाद एयरबेस, बमरौली एयरबेस या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर का चयन करिए। ध्यान दीजिए, इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा अंबाला एयरबेस। तो राफेल विमान को भारतीय वायुसेना में किस एयरबेस में शामिल किया गया है? अंबाला एयरबेस में शामिल किया गया है। साथ ही साथ आपको ये फैक्ट याद होना चाहिए कि ये जो राफेल विमान है यह भारत ने किस देश से खरीदा है। तो इस फैक्ट को भी आप ध्यान देंगे। इस राफेल विमान को भारत ने फ्रांस से खरीदा है। कहां से? फ्रांस से खरीदा है। और इसे बनाया किसने है? तो फ्रांस की ही एक कंपनी है दसाल्ट एविएशन। फ्रांस की ही एक कंपनी है, कौन सी है? दसाल्ट एविएशन। दसाल्ट एविएशन नामक कंपनी ने क्या है इसको बनाया है। किसको? राफेल विमान को।
साथ ही साथ आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि राफेल विमान की तैनाती भारत में कहां कहां की गई है, क्या कोई और भी जगह है? तो आप कहेंगे हाँ, कोई और भी जगह है, जिसमें पहली जगह तो अंबाला एयरबेस पर इसकी तैनाती की गई है, दूसरा है हासिमारा बेस। कौन है? हासिमारा बेस पर भी इस राफेल विमान की तैनाती की गई है। लेकिन आपके दिमाग में ये हासिमारा बेस है कहाँ? तो आपको याद होना चाहिए कि यह हासिमारा बेस जो है वह वेस्ट बंगाल अर्थात पश्चिम बंगाल में है। चलिए अगला प्रश्न, भारत का पहला लाइकेन पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। भारत का पहला लाइकेन पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर केरल? सही प्रश्न का सही उत्तर होना चाहिए। सही प्रश्न का सही उत्तर होना चाहिए कि भारत का पहला लाइकेन पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वह उत्तराखंड होगा। क्या होगा? उत्तराखंड होगा। साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए कि उत्तराखंड के किस जगह पर, तो बहुत महत्वपूर्ण स्थान है उत्तराखंड का पिथौरागढ़। उत्तराखंड का पिथौरागढ़ जगह पर भारत का पहला लाइकेन पार्क की स्थापना की जा रही है। एक महत्वपूर्ण फैक्ट और आपको याद होना चाहिए कि यह जो लाइकेन है यह किस लिए जाना जाता है, तो आपको ये एकदम याद हो जाना चाहिए कि यह जो लाइकेन है यह वायु प्रदूषक सूचक के रूप में, एयर पॉल्यूटेड इंडिकेटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए हम लोग इस क्लास को यहीं पे रोकेंगे और इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, महत्वपूर्ण पेट की श्रृंखला के साथ, पेट जैसे महत्वपूर्ण एग्जाम की श्रृंखला के साथ लगातार आप लोगों के साथ बने रहने का प्रयास करेंगे और मिलेंगे अगली क्लास में अगले विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।